मीटर सेतु, मीटर सेतु। ठीक है, हमारा क्वेश्चन बनता है कि मीटर सेतु की सहायता से दिए गए तार का प्रतिरोध निम्न बिंदुओं के अंतर्गत ज्ञात कीजिए। कभी कभी विशिष्ट प्रतिरोध भी निकलवा लेता है। ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ प्रतिरोध पढ़ाएंगे। मीटर सेतु की सहायता से दिए गए तार का प्रतिरोध निम्न बिंदुओं के अंतर्गत ज्ञात कीजिए। उसमें बिंदु देता है, पहला पॉइंट देता है सूत्र की स्थापना, चित्र, प्रेक्षण सारणी, आवश्यक सावधानी। ठीक है, 3-4 पॉइंट पूछता है। ठीक, जो पूछता है मैं वो भी बता रहा हूँ, जो नहीं पूछता है वो भी बता रहा हूँ। तो देखिए मीटर सेतु क्या होता है, इसमें लगभग 1 मीटर लंबा मैग्नीन या कॉन्स्टेंशन धातु का तार होता है। मीटर सेतु का नाम मीटर सेतु इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है। ठीक है, तो पहले मैं इसका चित्र बना रहा हूं। एक स्क्रू होता है जिसको नाम दे रहा हूं मैं ए, और एक स्क्रू जो होता है बी। दोनों के बीच में जो तार लगा होता है और यही तार होता है 1 मीटर लंबा या 100 सेंटीमीटर का, जो मैग्नीन या कॉन्स्टेंशन धातु का होता है। ठीक है, इसमें जो 2 स्क्रू यहाँ पर होते हैं, इनके बीच में हम एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ते हैं। ठीक है, प्रतिरोध बॉक्स जी यहाँ पर जोड़ रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं प्रतिरोध बॉक्स। इसमें भिन्न भिन्न प्रतिरोध की कुंजियां लगी होती हैं। जी मैंने तारों की सहायता से प्रतिरोध बॉक्स आर भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, यहां पर 2 स्क्रू होते हैं, इसके बीच में हम उस प्रतिरोध को जोड़ते हैं जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो जी अज्ञात प्रतिरोध का तार है जिसका प्रतिरोध हमें एस ज्ञात करना है। ठीक है, जब इस उपकरण को चालू किया जाता है, चालू करने के लिए इसमें एक सेल या बैटरी जोड़ते हैं। तो जो बैटरी जोड़ते हैं हम ए और बी के बीच जोड़ते हैं। जी एक सेल जोड़ दिया, ये प्लग कुंजी, क्योंकि यदि हमें धारा बंद करनी होती है तो यहाँ से इसका प्लग बाहर निकाल देते हैं तो धारा का प्रवाह बंद हो जाता है, कुंजी को लगा देते हैं तो धारा का प्रवाह चालू हो जाता है। तो जी सेल है जिसका धन और जी संचायक सेल, जी प्लग कुंजी की। ठीक है, अब इसमें एक चीज और होता है, यहाँ पर एक मीटर स्केल लगा होता है। वैसे एक्चुअल में इस तार के नीचे होता है और उसी के ऊपर तार रखा होता है, मतलब लगा होता है। तो मैं स्केल को कहीं इधर ही बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये 100 सेंटीमीटर का स्केल होता है। ये स्केल होता है। ठीक है, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें एक स्क्रू और लगा होता है यहाँ पर, जिसकी सहायता से हम एक गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं। तो वो मैं गैल्वेनोमीटर जोड़ रहा हूँ, ऐसे बाहर लेके आएंगे जी, इसको टच नहीं करेगा वायर को, तो जी टच नहीं करेगा तो मैं इसको ऐसे घुमा के ला रहा हूँ, समझ जाएंगे। यहाँ तक तो ले आओ, ऐसे घुमा के ला रहा हूँ, तार को टच नहीं करेगा जी। गैल्वेनोमीटर हो गया जी, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा जोड़ते हैं हम जॉकी से। जी जॉकी है, जॉकी एक पेन टाइप का एपरेटस होता है। तो जी हमारा मीटर सेतु का चित्र होता है। ठीक है, इसमें लगभग 1 मीटर लंबी लकड़ी की आयताकार तख्ती होती है। इस तख्ती के ऊपर ही समकोण पर मुड़ी हुई तांबे की 2 पत्तियां लगी होती हैं, जिस पर 2-2 स्क्रू लगे होते हैं, पेंच लगे होते हैं। उपकरण के मध्य में तांबे की एक और पत्ती लगी होती है जिस पर 3 पेंच लगे होते हैं। ठीक है,
पेच M और N के बीच में प्रतिरोध बॉक्स, पेच X और Y के बीच में अज्ञात प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। पेच D से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाता है जिसका दूसरा सिरा जॉकी से जोड़ देते हैं। पेच A और B के बीच में एक सेल तथा प्लग कुंजी जोड़ देते हैं। ठीक है, और ये तार जो होता है वो 1 मीटर लंबा होता है, जो मैग्नीन या कॉन्स्टेंसन धातु का होता है। ठीक है, तो मैं सीधा सूत्र की स्थापना में लिख रहा हूँ, और सॉरी इसकी रचना में रचना लिख दे रहा हूँ, आती नहीं है वैसे। इसमें लगभग 1 मीटर लंबी लकड़ी की आयताकार तख्ती होती है, ठीक है, जिस पर समकोण पर मुड़ी हुई तांबे की 2 पत्तियां लगी होती हैं, 2 पत्तियां लगी होती हैं, जिन पर 2-2 पेंच कसे होते हैं। ठीक है, उपकरण के मध्य में तांबे की एक और पत्ती लगी होती है, जिस पर 3 पेंच कसे होते हैं। ठीक है, इसी में और आगे लिख रहा हूं, इसको साफ कर रहा हूं। पेंच A और B के बीच मैग्नीन मिश्र धातु होती है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन पढ़ते हैं, इंग्लिश में नाम है कॉन्स्टेंसन। मैग्नीन या कॉन्स्टेंसन धातु का 1 मीटर लंबा तार लगा होता है। ठीक है, उपकरण के मध्य में एक मीटर स्केल लगा होता है, जिसकी सहायता से शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात की जाती है। शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात की जाती है। ठीक है, बाकी जो चीजें जो मैंने बताई हैं ये अलग से जोड़ी जाती हैं। ठीक है, पेच M और N के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ा जाता है, पेच X और Y के बीच में अज्ञात प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है, पेच D से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाता है और गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा जॉकी से जोड़ा जाता है। ठीक है, और A और B के बीच में एक सेल और एक प्लग कुंजी जोड़ा। तो जितना इंस्ट्रूमेंट में होता है वो मैंने पूरा लिख दिया। ठीक है, बाकी चीजें अब जोड़ी जाती है उसमें। तो ये हो गई उसके उपकरण की रचना। अब आता है सूत्र की स्थापना। ठीक है, तो जो मीटर सेतु है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है, क्योंकि इसमें भी 4 ही प्रतिरोध बन जाते हैं। कैसे बनते हैं मैं बता रहा हूं। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु
व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसलिए व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से क्या होता है, P/Q बराबर R/S। यहां से हमें S की वैल्यू निकालनी है, तो S बराबर क्या आ जाएगा, S को इधर ले आएंगे और Q/P इधर, तो जाएगा R इंटू Q/P। ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें हमें क्या करना होता है। जब जो पूरा उपकरण ऐसे तैयार कर लेते हैं तो सबसे पहले इस प्रतिरोध बॉक्स से कोई एक ज्ञात प्रतिरोध की कुंजी बाहर निकालते हैं। सपोज कीजिए मैंने R बराबर 2 ओम बाहर निकाला, 2 ओम। ठीक है, यहां से जो भी कुंजी निकाली जाती है वो पूरा बॉक्स उतने ही ओम का कार्य करता है, और वो जो कुंजी निकाली जाती है वो जितने ओम की होती है वो वैल्यू कैपिटल R की होती है। तो यहां से मैंने यदि 2 ओम की कुंजी को बाहर निकाल दिया है तो पूरा बॉक्स कितने ओम का काम कर रहा है, 2 ओम का। ठीक है, तो जे R की वैल्यू हो जाती है, तो R बराबर 2। ठीक, फिर क्या करते हैं, इसका प्लग लगा देते हैं कुंजी पर। जैसे ही प्लग लगाएंगे इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब कुंजी को तार के ए सिरे के पास रखते हैं, ये ए सिरा है, कुंजी को तार के ए सिरे के पास में टच करवाते हैं। जैसे ही हम टच करवाएंगे इस धारा मापी की जो सुई है वो किसी एक दिशा में विक्षेपित होती है, या तो वो लेफ्ट में विक्षेपित होगी या राइट में विक्षेपित होती है। हम विक्षेप की दिशा नोट कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसी जॉकी को यहां से उठा के बी सिरे के पास टच करवाते हैं। जैसे ही हम जॉकी को बी सिरे के पास टच करवाएंगे धारा मापी में जो विक्षेप की दिशा आ रही थी वो पहली दिशा के विपरीत आएगा, यानी धारा मापी में विक्षेप की दिशा बदल जाती है। ठीक है, ए सिरे के पास रखते हैं तो धारा मापी में एक दिशा में विक्षेप आता है, बी सिरे के पास रखते हैं जॉकी को टच करवाते हैं तार से, तो विक्षेप की दिशा बदल जाती है। यदि विक्षेप की दिशा बदलती है तो इसका मतलब हमारा ये जो परिपथ है वो ठीक से काम कर रहा है। यदि विक्षेप की दिशा नहीं बदलती है तो परिपथ की एक बार फिर से जांच कर लेते हैं कि कहीं हमसे कोई त्रुटि तो नहीं हो गई है। ठीक है, यदि हमारा विक्षेप मतलब सही आ रहा है, ए सिरे के पास रखने पर एक डायरेक्शन में और बी सिरे के पास टच करवाने से दूसरी डायरेक्शन में, तो इसका मतलब हमारा परिपथ ठीक से काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यदि ऐसी स्थिति आ रही है तो फिर से जॉकी को हम तार के ए सिरे के पास लाते हैं, उसमें विक्षेप देखते हैं एक डायरेक्शन में है, फिर जॉकी को ए से बी की तरफ खिसकाते जाते हैं इस तार की, तो धारा मापी में विक्षेप का जो मान है वो कम होने लगता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि धारा मापी का विक्षेप जो है वो शून्य हो जाता है। देखिए धारा मापी कुछ ऐसा रहता है, जे इसका यहाँ पर होता है 0, और जे इधर में जे 1, जे 2, जे 3, ऐसे इधर भी जे 1, जे 2, जे 3, और भी हो सकता है। जे इसकी सुई है, सपोज कीजिए कि लेफ्ट में पहले जो विक्षेपित हुई थी कितनी, 2.5 तक विक्षेपित हुई, 2.5 तक। जैसे जैसे हम जॉकी को ए से बी की तरफ ले जाएंगे उसका जो मान है वो कम होने लगेगा। पहले कितना था 2.5, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1.5, 1 होगा, 0.5, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसका मान 0 हो जाएगा। जैसे वो 0 पर आ जाती है धारा मापी की सुई तो उसको बोलते हैं हम संतुलन बिंदु। ठीक है, इसका मतलब वो उसमें 0 पर है, यानी धारा मापी से होकर बिल्कुल विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। सपोज कीजिए कि जॉकी को यहां रखने से इसमें जो विक्षेप का मान है वो 0 होगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक की लंबाई हम माप लेते हैं। मान लीजिए ये लंबाई हमारी L,
तो ये जो बाकी लंबाई बचेगी वो कितनी बचेगी, 100 माइनस के एल, क्योंकि टोटल ये तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। तो यदि जे एल सेंटीमीटर हो जाएगा तो जे 100 माइनस एल सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, ये तो हो गया आर का मान, ये हो गया एस का मान। ठीक, अब देखिए ये जो तार है, इस तार का कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा। मान लीजिएगा तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध x है, यानी हर 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध स्मॉल x है, तो l सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यानी यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है l, तो l सेंटीमीटर का प्रतिरोध हो जाएगा lx, यानी यहां से यहां तक का प्रतिरोध होगा lx। इसको मैं p बराबर मानूंगा, जब p बराबर हो जाए, देखिए यहां से लेकर यहां तक की लंबाई 100 माइनस के l है, और 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध x होता है, तो 100 माइनस एल का क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल इंटू एक्स, जो q की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए यहां से यहां तक का प्रतिरोध p हो गया और यहां से यहां तक का प्रतिरोध q, समझ गए। तो हम लिखेंगे यदि तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल x है, तब इस पॉइंट को आप J मान लेना, जो J पॉइंट है, तब P बराबर क्या हो जाएगा Lx तथा Q बराबर 100 माइनस के L इंटू एक्स। J वैल्यू समीकरण 1 में रख दें, P Q के मान समीकरण 1 में रख दें, तो क्या हो जाएगा, S बराबर R जैसे का जैसा, Q की वैल्यू है 100 माइनस के L इंटू एक्स, और टेस की वैल्यू LX। ठीक है, X से X, तो S बराबर क्या आ जाएगा, R 100 माइनस के L और बटे L। ठीक, तो जी हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूले की सहायता से जी अज्ञात प्रतिरोध का जो तार है उसका प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो नीचे लिख देंगे, उपयुक्त सूत्र की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध के तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर। अब आती है इसके प्रेक्षण सारणी। प्रेक्षण सारणी, तो मैं इसकी टेबल बना रहा हूं। टेबल आपको खाली छोड़नी है। यहां पर पहला पॉइंट होगा सरल क्रमांक, दूसरा होगा ज्ञात प्रतिरोध। ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल R ओम, संतुलन बिंदु की लंबाई, संतुलन बिंदु की दूरी लिख सकते हैं, कितनी दूरी पर प्राप्त हो रहा है, L सेंटीमीटर। ठीक है, अगला कॉलम बन जाएगा हमारा 100 माइनस के L सेंटीमीटर, और लास्ट वाला मैं जी साफ कर दे रहा हूं, फॉर्मूला लिखा जाता है। तो क्या S बराबर R 100 माइनस के L बटे L। जी प्रेशर इसमें लिख देना 1 2 3 4। ठीक है, 4 रीडिंग हम लेंगे। R के मान बदलेंगे थोड़ा थोड़ा सा, जैसे L का मान बदलेगा, L का बदलेगा तो 100 माइनस L का भी बदलेगा, तो S का जो मान है वो लगभग उसी के आसपास आएगा। ठीक है, तो S की 4 रीडिंग आएंगी, 4 बार यदि हम R की वैल्यू बदलेंगे तो S की 4 वैल्यू आएगी। चारों को जोड़ के यदि 4 से भाग दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। इसका माध्य प्रतिरोध, माध्य प्रतिरोध या माध्य S बराबर डेड डैश O ये लिया है, क्योंकि एक आध रीडिंग में कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो 3-4 रीडिंग लेंगे और उससे वो मिस्टेक है वो हमें पता चल जाएगी कि इसमें मिस्टेक हुई है। और यदि मिस्टेक हुई भी है तो वो मिस्टेक 4 भागों में बट जाएगी, तो वो बहुत कम रह जाएगी, क्योंकि 4 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हम इसकी सहायता से, मीटर सेतु की सहायता से
दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अब आती है इसमें सावधानियां। तो सावधानी, पहली सावधानी तो यही है कि जॉकी को तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, जॉकी को तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो तार घिसकर क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, पतला होने से वो टूट भी जाएगा, और दूसरा तार घिसकर पतला होने से उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घट जाएगा, मतलब उसकी त्रिज्या घट जाएगी, और त्रिज्या घट जाएगी तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहली सावधानी है, जॉकी को तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए। दूसरी सावधानी है, परिपथ में अनावश्यक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। जब परिपथ में हम रीडिंग ले रहे हैं तभी यहाँ कुंजी के प्लग को लगाएं। ठीक है, क्योंकि यदि परिपथ में अनावश्यक धारा बहती रहेगी तो उससे तार गर्म हो जाएगा, गर्म होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने से उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो परिपथ में अनावश्यक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगली सावधानियां, सभी कुंजियां जो हैं इसकी जी ठीक से कसी होनी चाहिए, मतलब टाइट से लगी होनी चाहिए। उसमें जो लगी है, यदि कोई कुंजी ढीली पड़ी है तो हमें पता नहीं चलेगा, और वहां पर उतने ओम का प्रतिरोध आरोपित भी हो जाएगा। तो इसलिए प्रतिरोध बॉक्स की सभी कुंजियां ठीक से कसी होनी चाहिए। ठीक है, सभी जो स्क्रू हैं वो रेत माल से ठीक से साफ कर लेना चाहिए, उन पे कोई जंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सभी पेच ठीक से साफ कर लेना चाहिए। तो कोई भी दो सावधानियां आती हैं, हमें सारी सावधानियां मालूम है तो हमने सारी सावधानियां आप लोगों को पढ़ा दी। ठीक है, आपको सारी सावधानियां आनी चाहिए। ओके, तो दो सावधानियां आप ध्यान रखिएगा। पहली सावधानी है, जॉकी को तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए, परिपथ में अनावश्यक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलो अब हमारा प्रश्न है, कार्बन प्रतिरोध का वर्ड कोड से हम उसका प्रतिरोध किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो हमारा टॉपिक है कार्बन प्रतिरोध का वर्ड कोड। कार्बन प्रतिरोध का वर्ड कोड मतलब कलर कोड। ठीक है, तो देखिए प्रतिरोधक कुछ इस प्रकार की होती है, आपने देखा होगा चीनी मिट्टी टाइप की से होती है। ये कोई प्रतिरोधक, इन पे अलग अलग रंग की धारियां होती हैं। जैसे ये कोई धारी हो गई, ये कोई धारी हो गई, ये कोई धारी हो गई एक, और चौथी धारी भी किसी रंग की हो सकती है। मैं ये अलग अलग इसलिए बना दिया जिससे आपको समझ। तो इस प्रकार की इन पर धारियां होती हैं। ये कार्बन प्रतिरोधक है, कार्बन प्रतिरोधक। तो इनका जो रंग होता है उस रंग के आधार पर ही उसका प्रतिरोध हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो रंग के आधार पर प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक टेबल है, उसमें कुछ रंगों को कुछ अंक दिए गए हैं, कोई डिजिट दिए गए हैं, उसके आधार पर हम उसको ज्ञात करेंगे। तो देखिए मैं लिख रहा हूं, ये एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है याद रखने के लिए, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, इसी में जोड़ दे रहा हूं, बियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, ये जिससे याद रह जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब बी का मतलब है यहाँ पर ब्लैक। एक टेबल बना रहा हूं, टेबल से आप समझ पाएंगे। ब्लैक, ठीक है, ब्लैक को बोलते हैं काला। दूसरा
ब्राउन, ब्राउन मतलब भूरा, ठीक है। रेड, रेड मतलब लाल। ओ, ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी। फिर येलो, येलो मतलब पीला। फिर यहाँ जो ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। ब्लू, ब्लू मतलब नीला। वायलेट, जे 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 वायलेट मतलब बैंगनी। ग्रे, ग्रे मतलब सिलेटी। और वाइट, डब्लू मतलब वाइट, वाइट मतलब सफेद। दो रंग नीचे चले गए, आप नीचे लिख लेना उसको जो मैं बोल रहा हूँ उसमें। बियरिंग मतलब पहनती है, गोल्ड पहनती है, सिल्वर पहनती है और नेकलेस मतलब इनकी नेकलेस पहनती है। तो तीन चीजें और लिखूंगा मैं। कौन सा है? गोल्ड मतलब चांदी, चांदी को भी कोई रंग है। फिर इसके बाद सिल्वर यानी सोना, लिख देता हूँ गोल्ड सिल्वर, ठीक है। और लास्ट में क्या, नेकलेस मतलब नो कलर यानी कि कोई रंग नहीं। यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया, गोल्ड मतलब सोना और सिल्वर मतलब चांदी लिखना है आपको, ठीक है। यही टेबल थोड़ी कम पड़ रही है इसलिए मैंने इधर बना दी। अब इनको कुछ रंगों के अंक दिए हैं। ये तो है आपके रंग और यहाँ पर इनको अंक दिए हैं। तो इसको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनको जो दिया है वो परसेंट में, 5%, ये 10% और जो 20%। यदि कोई रंग नहीं है तो वो 20% माना जाएगा। और क्या होगा 20% अभी आप समझ जाए, ठीक है। तो ये रंग आपको ध्यान रखनी है। यदि आप ये रंग ध्यान रहते हैं आपको, तो उस कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख रहा हूं। कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध, ये फॉर्मूला होता है R बराबर AB, ठीक है, गुणे 10⁻C और प्लस माइनस के D%। ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूले का अर्थ बता रहा हूं आपको क्या होता है। देखिए जो 4 रंग दिए हैं उनको ABC नाम दिया है। जैसे इसको A, ये B, ये C और ये D, ये 4 लाइन है, इनको ABCD दिया। ये फॉर्मूला जो है इसमें A और B का गुणा नहीं है, इसमें ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक, ठीक है। इसमें A और B का ये गुणा नहीं है बल्कि उसका स्थानीय मान है, ये बोल सकते हैं। तो ये इकाई का अंक, ये दहाई का, ठीक है। तो अब देखिए इसके आधार पर मैं एक सवाल ले रहा हूँ। सवाल कैसे करेंगे आप स्वयं समझ जाएंगे, यहाँ तक इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं एक सवाल ले रहा हूँ और एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, मैं पूरा साफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी। एक कार्बन प्रतिरोधक पर, कार्बन प्रतिरोधक पर पीला, बैंगनी, भूरा तथा सुनहरी रंग की धारियां हैं।
धारियां हैं तो उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कोई कार्बन प्रतिरोधक है जिस पर 4 धारियां हैं, पीली, बैंगनी, भूरी और सफेद। मतलब ये पीली, ये बैंगनी, भूरी और सफेद, ऐसी 4 धारियां नहीं, सफेद नहीं है, पीली, बैंगनी, भूरी तथा सुनहरी, ये सुनहरी। तो उसका रंगों के आधार पर प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए मैं इतना साफ कर दे रहा हूं, कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल सा है। पहली धारी कौन सी? पीली, तो हम यहां से सॉल्व करेंगे इसको। पीली धारी के संगत अंक ए बराबर, पहली धारी को ए से लिखेंगे तो पीली धारी, पीला कहाँ है? कितना हुआ? 4। फिर कौन सी है? बैंगनी। बैंगनी धारी के संगत अंक बी बराबर, इसको बी मानेंगे। बैंगनी का क्या है? 7। भूरी, भूरी धारी के संगत अंक सी बराबर, कितना दिया भूरी धारी को? 1। तो लास्ट का है सुनहरी। सुनहरी धारी के संगत अंक, इसको डी बराबर मानेंगे। कितना होता है सुनहरी का? कितना लिखवाया था मैंने? ठीक है, 5%। डी बराबर कितना? 5%। ओके, चलिए अब इसका फॉर्मूला लगा दें। तो वही कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होता है? आर बराबर ए बी गुणे 10⁻C और प्लस माइनस के D%। सबकी वैल्यू रख दें, मैं इधर रख रहा हूं। तो आर बराबर ए का मान कितना है? 4, बी का 7। ठीक है, ऐसे लिखना है। ये 47 है, न कि 4 और 7 का बड़ा, गुणे 10⁻C, सी का मान कितना है? 1 और प्लस माइनस के 5%। 10⁻1, तो ये क्या आ जाए? आर बराबर गुणा करें 470 और प्लस माइनस के 5%। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने रंग के आधार पर उस कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकाला जो 470 ओम आया। लेकिन इस 470 ओम में 5% की त्रुटि हो सकती है। ये 5% मान ज्यादा भी हो सकता है और 5% कम भी हो सकता है, क्योंकि जब रंग के आधार पर हम प्रतिरोध निकालेंगे तो एक्यूरेट निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। उसमें 5% की संभावना है कि जो 5% इधर उधर हो सकता है। तो दिए गए कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध 470 ओम है, जिसमें 5% की प्लस माइनस की संभावना है। तो इस तरह से हम रंग देखकर उस कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध या ओमीय तथा अनओमीय परिपथ किसे कहते हैं? ठीक है, तो ओमीय, पहले मैं बता रहा हूं, ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध बहुत ही सिंपल सा है। वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। ठीक है, वे प्रतिरोध या वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय प्रतिरोध या ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ठीक है, सभी धातुएं, सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि ओम के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, सभी धातुएं ओम के नियम का पालन करते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं, जो ओम के नियम
नियम का पालन करते हैं ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। ठीक है, सभी धातुएं ओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है। ओमीय प्रतिरोध का उदाहरण। ठीक है, ओमीय प्रतिरोध वाले परिपथ में V और I, इधर में हमने विभवांतर ले लिया और इधर में हमने धारा I ली। सरल रेखा होता है। ठीक है, तो ओमीय प्रतिरोध वाले परिपथ में V और I के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा होता है। आगे लिख रहा हूं, ओमीय प्रतिरोध वाले परिपथ में V और I के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा होता है। एक सरल रेखा होता है। ठीक है, तो जी हमारा ओमीय प्रतिरोध की डेफिनेशन हो जाती है। अब आता है अनओमीय प्रतिरोध। अनओमीय प्रतिरोध, ठीक है, अनओमीय प्रतिरोध तो बहुत ही सिंपल सी है। वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। अनओमीय प्रतिरोध या परिपथ प्रतिरोध कहलाते हैं। ठीक है, जैसे निर्वात ट्यूब लिख लो या बल्ब लिख लो। निर्वात बल्ब कोमा ट्रांजिस्टर कोमा द्रव अपघट्य यानी विद्युत अपघट्य, द्रव अपघट्य कोमा डायोड, अर्धचालक आदि अनओमीय प्रतिरोध के उदाहरण हैं। अनओमीय प्रतिरोध के उदाहरण हैं। ठीक है, इनमें जो V और I के मध्य जो ग्राफ खींचा जाता है वो सरल रेखा नहीं होता है, वक्राकार होता है। ठीक है, तो अनओमीय प्रतिरोध वाले परिपथ में V और I के मध्य खींचा गया ग्राफ सरल रेखा नहीं होता है। ठीक है, यानी कि V और I के मध्य खींचा गया ग्राफ सरल रेखा नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होता है।